कमरा बंद था, बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था, किसी को कुछ पता तक नहीं चला। पड़ोसियों को भनक तक नहीं लगी कि आखिर अंदर हुआ क्या। कमरे में अगरबत्ती जलाई जा रही थी। कमरे में एक नया फ्रिज लाकर रखा गया था और फ्रिज के अंदर थे गर्लफ्रेंड के शव के 35 टुकड़े। कोई तनाव नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। आफताब आगे की प्लानिंग कर रहा था। हर रात 2 बजते ही वो बंद दरवाजा इसी तरह खुलता था और काली पॉलीथीन में लाश के टुकड़ों को भरकर ले जाया जाता था। 18 दिनों तक वो सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं चला। कहते हैं जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर में जो खुलासे हुए हैं उसमें कई पेच हैं, कई सवाल हैं। हत्या की कहानी का सबसे अहम हिस्सा है एक कबूलनामा। आफताब अमीन पूनावाला का कबूलनामा, जो खुद कह रहा है यस आई किल्ड हर। लेकिन क्या पुलिस को दिए गए बयान पर पूरा यकीन? आपको लीड्स मिले हैं? कुछ लीड्स मिले हैं इसमें? कुछ मैं वो नहीं बोल रहा क्या मिले, लीड्स कुछ मिले हैं? कुछ आपको लगता है? अभी आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है सर। आगे कुछ और लोगों से पूछताछ के लिए आने वाले, कुछ और लोग पूछताछ के लिए आने वाले। हाँ, मैं भी आगे आप लोग किधर? जिसे अपने प्यार के रिश्ते पर भरोसा नहीं रहा, उसकी बातों पर कैसे कोई यकीन रखे? आफताब पूनावाला उस शख्स के कबूलनामे को पूरा सच कैसे माना जाए जो पुलिस को अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा की हत्या की कहानी सुना रहा है? कहानी लिव इन रिलेशन की थी, मोहब्बत की थी, लेकिन प्यार में कोई इस कदर हैवान कैसे हो गया कि उसने अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े कर दिए? आखिर इस लिव इन रिश्ते का सच क्या है, ये जानने के लिए हमें मुंबई चलना होगा। मुंबई में लिव इन रिलेशनशिप का चलन आम हो चला है। मुंबई में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि शादी के बगैर लिव इन में एक साथ रहते हैं। कुछ इसी तरह से श्रद्धा वॉकर और आफताब पूनावाला भी लिव इन में हाल ही तक एक साथ रहा करते थे। लेकिन क्या इनका लिव इन रिलेशनशिप ठीक चल रहा था? उसको बोले मेरे को डर है, मुझे कभी मुझे जान से मार देगा, वैसा बोलने लगी। एक्चुअली मुझे डर है, इसने 3 से 4 बार मुझे मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया। एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज़ यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा होता है कि अगर आप किसी एक दलदल में घुस जाएं और दलदल से बाहर आना मुश्किल हो जाता है, तो उसी तरीके से कुछ हुआ श्रद्धा के साथ। वो उसको बाहर आना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था, उसका जीवन नर्क सा हो गया। आफताब और श्रद्धा का घर मुंबई के सबब वसई इलाके में था। दोनों के घर के बीच की दूरी 5 या 6 किलोमीटर से ज्यादा नहीं थी। वसई के इसी संस्कृति अपार्टमेंट में श्रद्धा वालकर का घर है। श्रद्धा इसी घर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसने मुंबई के मलाड में कॉल सेंटर में नौकरी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन साल 2019 में उसकी जिंदगी में नया मोड़ आ गया। श्रद्धा के दोस्त बताते हैं कि साल 2018 से श्रद्धा और आफताब की दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे से डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे। उस वक्त आफताब वसई की इसी यूनिक पार्क सोसाइटी में रहता था। श्रद्धा 2019 में मलाड के कॉल सेंटर में काम करती थी। आफताब से मिलने के बाद लगा कि उसको सच्चा साथी मिल गया है। आफताब उसे घर छोड़ने के लिए भी जाता था।
आफ्ताब से वो प्यार करने लगी थी, लेकिन शायद यही उसकी बड़ी श्रद्धा आफ्ताब के प्यार में घर छोड़ने तक को तैयार थी। श्रद्धा आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। इस बात से श्रद्धा के माता पिता बहुत नाराज थे। उन्होंने श्रद्धा को समझाने की कोशिश की, लेकिन श्रद्धा नहीं मानी। श्रद्धा और आफ्ताब ने साथ रहने के लिए दोनों ने अपना घर छोड़ा। वैसे इस इलाके में ही 3 घर उन्होंने बदले। सबसे पहले पालगढ़ जिले स्थित किनी सोसाइटी में उन्होंने किराए पर फ्लैट लिया, जहां सितंबर 2019 से लेकर अगस्त 2020 तक वो रहे। 3 जगहों में से एक जगह रीगल अपार्टमेंट भी है। पड़ोसियों का कहना है कि दोनों ने एक दूसरे को कभी पति पत्नी बताया तो कभी हम जल्द ही शादी करने वाले हैं ऐसा बताया। इस बीच दोनों के झगड़े की बात भी सामने आई। और इसके बाद आफ्ताब और श्रद्धा वसई के रीगल अपार्टमेंट में दोनों एक साथ रहने लगे। अक्टूबर 2020 से लेके सितंबर 2022 तक दोनों एक साथ रहे और यहाँ पर भी आफ्ताब और श्रद्धा ने खुद को पति पत्नी बताकर रेंटल एग्रीमेंट बनवाया था। 2020 में आ गए थे, अगस्त या सितंबर में ऐसा कुछ था। तो और वो सितंबर में 2021 में ही वो लोग मतलब 11 मंथ्स का उन लोगों का एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट खत्म होने के बाद वो लोग चले गए। पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब कॉपी था उनके पास। सोसाइटी ये करती है, चेक करती है कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है कि नहीं, उसके बाद ही हम लोग टेनॉन को अलाउड करते। बट उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स बराबर थे और पति पत्नी के हिसाब से वो लोग रहते थे। तो हम सोसाइटी को भी वही था, पति पत्नी ही है करके। बाद में उनका एग्रीमेंट खत्म होने के बाद वो लोग चले गए। 2020 में कोरोना महामारी के बीच श्रद्धा के मां की मौत हो गई। तब श्रद्धा अपने घर आई थी। उस वक्त भी श्रद्धा के पिता ने उसे आफ्ताब का साथ छोड़ने के लिए कहा, लेकिन श्रद्धा नहीं मानी। इसके बाद श्रद्धा ने अपने घर आना ही बंद कर दिया। इतना ही नहीं, अपने पिता से उसकी बातचीत तकरीबन बंद हो चुकी थी। ये वसई इलाके का वही व्हाइट हाउस हिल्स अपार्टमेंट है जहां श्रद्धा और आफ्ताब दिल्ली जाने से पहले लिव इन में रहा करते थे। यहां श्रद्धा और आफ्ताब के रिश्ते में तकरार शुरू हो चुकी थी। दोनों अक्सर झगड़ते रहते थे। वो ना बहुत मार खाई तो फ़ोन किया मेरे दोस्त को, फ्रेंड को फ़ोन किए। फ्रेंड ने मेरे को फ़ोन किया तो हम लोग मिले, बाहर मिले। उसको लगा तो पुलिस चौकी को लेके गया। पुलिस 2020 में पुलिस चौकी लेके गया। लेके जाने के बाद में उसको कंप्लेंट लिखवाया, FIR करवाया। तो ना उसको हम लोग को बोले वो टेंशन नहीं लेना, हम लोग कभी फ़ोन कर आया। तो फिर हम लोग एक बार फ़ोन किए। एक्चुअली हम लोग फिर उसके बाद पहुँचे तो मेरे दोस्त ने, गॉडविन मेरा दोस्त है, उसको हेल्प मांगी उससे। तो उससे बात हुआ तो उसने बोली नहीं ऐसा होते रहता। उसके बाद में वो हम लोग को कॉन्टेक्ट में अभी तक आई नहीं। बात सिर्फ झगड़े की नहीं थी। श्रद्धा को शक था कि आफ्ताब किसी और को डेट कर रहा है। टोकने पर आफ्ताब श्रद्धा से मारपीट करने लगा। एक बार श्रद्धा ने अपने दोस्त लक्ष्मण को मैसेज करके बोला कि मुझे यहाँ से ले चलो वरना ये आफ्ताब मुझे मार डालेगा। तो दोनों में क्या झगड़ा होता था? बहुत झगड़े होते थे। क्या बताती थी आप? यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज़ यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। दरअसल इसके पहले ही आफ्ताब श्रद्धा को खत्म कर देना चाहता था। छानबीन में ये भी बात सामने आई है कि मार्च महीने में ही आफ्ताब ने श्रद्धा को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन मुंबई में श्रद्धा के दोस्तों के डर से वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसके बाद कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। आफ्ताब ने श्रद्धा को लेकर मुंबई छोड़ने का प्लान किया ताकि दोनों नई तरीके से जिंदगी की शुरुआत कर सकें। अप्रैल महीने में आफ्ताब श्रद्धा के साथ 1 महीने के लिए मुंबई से पहाड़ों में घूमने निकल गया। आफ्ताब शुरुआत में बिल्कुल ही साधारण सा एक इंसान लगा, लेकिन उसके बाद जब सुनने में आया कि श्रद्धा आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में शिफ्ट हो रही है कहीं,
ऐसा शुरुआत में सुनने में आया था, लेकिन बाद में पता चला था कि श्रद्धा वैसे ही में ही शिफ्ट हुई थी उसके साथ। लेकिन उसके बाद में दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में वो लोगों ने सोचा कि वो दिल्ली जाके शिफ्ट हो जाएं काम के सिलसिले में, ये हमको स्पेसिफिकली बताया गया था। और श्रद्धा वहाँ जाने के बाद ही से हम गुमशुदगी का हमें पता चला और हम उसके साथ कांटेक्ट में उसके बाद से नहीं रह पाए। उसने लिखा था, देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। हिल स्टेशन टूर के दौरान आफ्ताब और श्रद्धा ने हिमाचल जाने का प्लान बनाया। यहाँ आफ्ताब की मुलाकात बद्री नाम के एक शख्स से हुई जो दिल्ली के छतरपुर का रहने वाला था। यहाँ से आफ्ताब और श्रद्धा ने सीधा दिल्ली जाने का फैसला किया। बद्री से मशवरा करने के बाद ही दोनों 8 मई को दिल्ली गए। आफ्ताब और श्रद्धा दिल्ली के पहाड़गंज के पहले एक होटल में ठहरे और उसके बाद साउथ दिल्ली के सैदुल्ला जाब में ठहरे और फिर उन्होंने दिल्ली के छतरपुर के इसी इलाके में 9,000 रुपए में एक फ्लैट लिया। छतरपुर पहाड़ी इलाका दिल्ली के मेहरौली के अंदर आता है। 15 मई को आफ्ताब और श्रद्धा ने इसी गली नंबर 1 के इस घर में किराए पर एक मकान लिया था। उसी दिन देखा था जिस दिन वो शिफ्ट हुए थे, तो उस समय वो आई थी और वो आफ्ताब भी मतलब नाम तो मेरे को पता नहीं था कि कौन है कौन नहीं है। मकान मालिक ने मेरे पास कॉल किया था कि किराएदार परेशान है पानी की, उससे वो मोटर नहीं चल रही है, थोड़ा उनको समझा दो। उन्हों को पता नहीं है, नए नए आए हैं, थोड़ा वो 1-2 बार मतलब कि चलाएंगे तो फिर वो समझ जाएंगे। पहले दिन पानी नहीं आ रहा था इसलिए मोटर के लिए कॉल किया। उनको पता नहीं था कि कौन सी मोटर है, कौन सा गेट वाल है, कैसे कैसे ऑपरेट करना है। तो मेरे को फिर मैं गया, उन्होंने किराएदार ने मकान मालिक के पास कॉल किया होगा, मकान मालिक ने मेरे पास किया क्योंकि पास में रहता हूँ। तो मैं उनको समझा के आया था ऊपर वाले को, तो उन्होंने आफ्ताब को बुलाया कि आप भी समझ लीजिए कि आपकी कौन सी मोटर है, कौन सा गेट वाल है, क्योंकि अलग अलग मोटरें हैं दोनों फ्लोरों की। तो वो फिर उनको मैंने समझाया था। तो वो समझने के बाद बाकी तो मेरी और कोई बातचीत हुई नहीं उनसे। छतरपुर में शिफ्ट होने के बाद आफ्ताब और श्रद्धा को जिस शख्स ने साथ देखा वो इलाके का एक प्लम्बर है जो घर में पानी की सप्लाई और मोटर चेक करने के लिए आया था। उसके बाद श्रद्धा फिर कभी नजर नहीं आई। तो आपको हमने बस ये देखा है कि वो फूड वगैरह जैसे ऑर्डर करके मंगाते थे खाने पीने की चीज़ें, तो नीचे तोड़ते हुए देखा है, ऊपर जाते हुए देखा है। बाकी वैसे बोलता चलता तो किसी से था नहीं, पास पड़ोस में जैसे किसी से व्यवहार बना के रखते हैं ऐसा कुछ। शिफ्ट हो जाने के बाद कभी श्रद्धा को देखा? नहीं, उसी समय देखा था। उसके अलावा कभी श्रद्धा नहीं दिखाई दी? उसके बाद नहीं दिखी। अकेले आफ्ताब दिखाई देता था यहाँ? हाँ, वो खाना वही लेने आता था। डिलीवरी एक बार डिलीवरी वाला मेरे से ही पूछ रहा था कि आफ्ताब रहता है या कोई। उस समय मेरे को नहीं पता था कि ये मुसलमान है। मैंने गली बस्ती में तो मैंने ऐसा कोई नाम तो सुना नहीं है। तो जब उन्होंने कॉल किया, जब वो नीचे पर गए, जब पता पड़ा था कि हाँ कि क्या आपको 16 मई को आफ्ताब और श्रद्धा के बीच झगड़ा हुआ था। पूछताछ में ये पता चला कि आफ्ताब झगड़े के बाद गुस्से में अपने घर से निकलकर छतरपुर के इसी जंगल की तरफ पैदल निकल आया था। और आखिर में आई 18 मई की तारीख। पुलिस को पूछताछ के दौरान आफ्ताब ने बताया कि 18 मई की रात को श्रद्धा के साथ उसका झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े के दौरान उसने श्रद्धा को जमीन पर पटक दिया था और उसके बाद उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबा दिया। हत्या के बाद आफ्ताब श्रद्धा की बॉडी को घसीटता हुआ
बाथरूम के अंदर ले आया था। और उसके बाद आफताब ने श्रद्धा की डेड बॉडी के साथ जो किया, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आफताब ने श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाने का फैसला किया, लेकिन ये सब कैसे किया जाए इसके लिए उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। उसने जघन्य अपराध पर बनी वेब सीरीज भी देखी और लाश ठिकाने लगाने वाला सीक्वेंस देखा। और यही नहीं, उसने इंटरनेट पर कई तरकीबें सर्च करना शुरू किया ताकि वो लाश को ठिकाने लगा सके। 20 मई को आफताब बाजार से 300 लीटर का नया फ्रिज खरीद कर लाया ताकि श्रद्धा के शव के टुकड़ों को उसमें रख सके और शव के टुकड़ों से बदबू ना फैले, इसके लिए अगरबत्ती और रूम फ्रेशनर मंगवाया। लेकिन इन सब साजो सामान में सबसे महत्वपूर्ण था वो हथियार जिससे उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़े टुकड़े करने थे। श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाने के लिए आफताब एक के बाद एक इंटरनेट पर कई वेबसाइट सर्च कर रहा था। वो कई तरीके ढूंढ रहा था और बिल्कुल ठंडे दिमाग से वो दरिंदगी की नई कहानी बुन रहा था। और इसी कड़ी में उसने वो धारदार हथियार खरीदा जिससे वो श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। तो उसने ये बयान दिया है कि मैंने 5 महीने पहले यहाँ से एक चाकू खरीदा था और कुछ गार्बेज बैग खरीदे थे। तो बस यही उन्होंने बताया है कि उसने ऐसा बताया है उनको। 5 महीने पहले कोई आपको आगे कोई एक चाकू ले गया, आप कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वही बंदा है नहीं है। किसी को कोई शक ना हो, हत्या का कोई सबूत ना बचे। पुलिस को आफताब ने बताया था कि उसने श्रद्धा के 1-2 नहीं बल्कि 35 टुकड़े किए और इन शव के टुकड़ों को रखने के लिए उसने एक नया फ्रिज भी मंगवाया था। पाँचवें महीने की बात है, कुछ याद नहीं है। जैसे कस्टमर बहुत सारे आते हैं, ऐसा कुछ याद नहीं है। भाई डबल डोर परचेज करके ले गया था फ्रिज 260 लीटर का। 25 या 300 की बिलिंग की है हमने, पर बार्गेनिंग नहीं की होगी या ये कुछ याद नहीं है। बिल है 25 या 300 का। रात 2 बजे का वक्त आफताब के लिए बेहद खास था क्योंकि यही वो वक्त था जब वो काली पॉलीथीन में श्रद्धा के शव के टुकड़ों को भरकर घर से निकलता और महरौली के जंगलों में उसे फेंक देता था। पुलिस को पूछताछ के दौरान आफताब ने बताया है कि रोज 18 दिनों तक लगातार वो इसी तरह घर से निकलता था। लेकिन देखिए, हैरानी की बात यह है कि 18 रातों तक उसे घर से निकलते और जंगल तक जाते हुए किसी ने नहीं देखा। क्या हुआ था यहाँ पर, कुछ पता चला आपको? जब हमारे को तो पता चला नहीं, तो पहले नहीं पता था भाई यहाँ मर्डर हो गया है और हमारे को कोई पता नहीं। अब तो डर लगने लगा। यहाँ पे इस कॉलोनी में रह के कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ है। लड़का लड़की को कभी नहीं देखा आपने? पार्टी वार्टी होती थी, पानी वानी भरने आते थे, ये नहीं पता भी ये लड़का कौन है कौन नहीं है। हमारे को नहीं बेटा मालूम कौन रहता है कौन नहीं। किराए पे बहुत दुनिया आती है, ये नहीं पता बेटा। लड़की को देखा था कभी यहाँ पे आपने? कि अब नहीं देखा। सुबह सुबह तो निकल जाते बच्चे काम पे और मैं तो ऊपर 3री मंजिल से उतरती थी, उतरे निकल जाते थे। देखा है तब शादी होती थी, तब रात में ही गाड़ी चला के जाता था, बस उससे हमने आगे नहीं देखा कभी। गाड़ी थी उसके पास? हाँ गाड़ी थी, एक हुक्का सा लेके फिर घूमता था गली में, इतना जरूर देखा हमने, बस उससे आगे नहीं। लड़की श्रद्धा थी, उसको कभी देखा हो? उसे नहीं देखा हमने, कभी भी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा क्योंकि हमें पता ही नहीं उसके बारे में। बस हाथ में से यहीं से ऐसे जाता था और ऊपर चढ़ जाते थे और हमने कभी ऐसे नहीं देखा कि कोई ऐसा हो भी सकता है चांस। हमारी गली में पहली बार ऐसा चांस हुआ है। गाड़ी कहाँ पर खड़ी करता था वो? गाड़ी तो हमने बस लेके आता था, बस उसके दोस्त भी होते थे उसके साथ, अकेला नहीं दोस्त भी थे उनके, तो हमने इतना ही देखा। आफताब रोज खाना भी ऑनलाइन ऑर्डर किया करता था ताकि बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। एक और बात बेहद चौंकाने वाली है, आफताब के एक पड़ोसी ने गौर किया कि वो रोज रात 12 बजे पानी की मोटर चलाया करता था। लेकिन क्यों उसे हर रात रोज 12 बजे पानी की आवश्यकता होती थी? क्या वो मोटर की आवाज के बीच कमरे में पड़े शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए कोई उपाय करता था? रात को 10-11 बजे आता था, जब भी देखता था मैं रात को इनकी मोटर ऑन रहती थी। ये मैं सोचता था भाई ये क्यों रात को चलती है, 2 दिन तो पानी नहीं आता, 1 दिन छोड़ के आता है यहाँ पे पानी।
तो रोज डेली का पानी ऊपर चढ़ाना पानी। तो कई बार, एक बार देखा था बस, सिगरेट लेने आए थे और दोनों आए थे? नहीं, ओनली वही आया था। आफ्ताब आया? हाँ, और किसी को नहीं देखा हमने। बातचीत आपकी कभी हुई? मैंने कभी बातचीत की नहीं, बस सिगरेट लेने आया, मैंने दी और चला जाता था। इसके अलावा कोई इंटरेक्शन आपका? कोई नहीं। और इसी बीच आफ्ताब को लेकर दिल्ली के मेहरौली इलाके के एक डॉक्टर ने चौंकाने वाला खुलासा किया। दरअसल आफ्ताब उनके क्लिनिक पर पहुंचा था, उसका हाथ कट गया था और आफ्ताब ने बताया डॉक्टर को कि फल काटते समय उसका हाथ कटा। मैंने उससे पूछा कि हाउ डिड यू सस्टेन दिस इंजरी, तो देन ही टोल्ड मी कि व्हाइल कटिंग फ्रूट यू नो माय नाइफ गॉट स्लिप्ड एंड आई गॉट दिस इंजरी। तो मैंने ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं दिया। मैंने कहा चलो एक छोटा सा कट है और सुपरफिशियल था, ये लग रहा था किसी शार्प वेपन से हुआ, जैसे नाइफ से था, क्योंकि मार्जिन बड़ी क्लियरली डिफाइंड थी और उसके एजेस भी जो भी क्लियर थे, उसमें कोई ऐसा नहीं कि रैग्ड वगैरह हो। तो लग रहा था कि नाइफ से इंजरी हुई है और कोई सिंपल। मैंने पूछा कहीं मारपीट हुई है, कोई चाकूबाजी हुई है, कुछ हुआ? कह रहा नहीं सर, ये फ्रूट काट रहा था और उससे लग गई है। किस तरह की पर्सनालिटी थी? क्या उसके चेहरे पे कोई डर था या आपको लगा था कि वो इतना बड़ा कांड, इतनी बड़ा हत्या करके वो पहुंचा हुआ है? हाँ, उसको देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा था। देखने से लग रहा था बिल्कुल कॉन्फिडेंट, बोल्ड और हाइपर एक्टिव जैसे होता है आदमी, बिल्कुल हाइपर, काफ़ी लाउड वॉइस से बात कर रहा था, काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा था। और देखने से कोई घबराहट, कोई एंग्जाइटी लगता है, जैसे एंक्सस होता है, एंक्सस घबराहटी, बेचैन, घबराहट से हो रही है, डर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट, बोल्ड ऐसा था वो। और अपनी बातें लगातार बोलता जा रहा था, किसी को सुन नहीं रहा था, जैसे अपनी बात को बहुत फोर्सफुली रख रहा था वो। एक बात और, जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आफ्ताब श्रद्धा की कत्ल के बाद डेटिंग ऐप के जरिए दूसरी लड़कियों के संपर्क में भी था और साथ ही उसने एक लड़की को अपने घर भी बुलाया था। पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि उसने फ्रिज से शव के टुकड़ों को निकालकर उस वक्त अलमारी में छिपा दिया था। श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने के बाद आफ्ताब ने उसके मोबाइल फोन को भी फेंक दिया, लेकिन ये उसकी कोई आखिरी चाल नहीं थी। उसके फैमिली और उसके फ्रेंड्स की नजरों में श्रद्धा को जिंदा रखने के लिए वो उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी अपडेट रखता था और रोज कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता था। यहाँ पे मुंबई में श्रद्धा के दोस्त और उसके पिता इस वजह से परेशान थे कि श्रद्धा का फोन क्यों बंद आ रहा है, जबकि वो सोशल मीडिया पे पूरी तरह से एक्टिव थी। उन्हें ऐसा लगा कि शायद जानबूझ के श्रद्धा ने अपना नंबर बदल दिया है। लेकिन इसी दिनों में जून महीने में श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण ने सोशल मीडिया के जरिए उससे बातचीत की थी, जबकि श्रद्धा इस दुनिया में ही नहीं थी। ये बात है लगभग अगस्त से मुझे ऐसा चिंता होने लग गई कि ये अभी लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था, उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं, मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सो दैट इज़ व्हेन इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी। सो मुझे दूसरों को, मेरे फ्रेंड सर्कल में कॉमन फ्रेंड्स है, उनको मैंने पूछना चालू किया। आफ्ताब गुरुग्राम में जॉब करता था। श्रद्धा की हत्या करने के बाद भी वो रोजाना अपने दफ्तर जाता रहा ताकि किसी को शक ना हो। इस बीच उसने कई दिन तक श्रद्धा के सोशल अकाउंट को अपडेट रखा। वो श्रद्धा बनकर उसके दोस्तों को गुमराह करता रहा। आफ्ताब ने बाद में श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट अपडेट करना भी बंद कर दिया था। जब श्रद्धा के पिता विकास वालकर को अपनी बेटी की चिंता हुई, तब उन्होंने उसके दोस्त को लक्ष्मण को संपर्क किया। एंड देन लेटर ऑन मैंने फिर किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था, उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड चेक सीक फॉर देयर हेल्प। श्रद्धा की कोई खोज खबर न मिलने से उसके पिता विकास वालकर काफी परेशान हुए थे। उन्होंने मुंबई पुलिस से संपर्क किया। 8 अक्टूबर को पालघर के मानिकपुर थाने में उन्होंने श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। तो हमने सब ये जो बातें हैं, हमने सीनियर हमारे जो अफसर है, सीपी सर है, डीसी सर, उनको हमने ये सब बता दिया कि वो हिसाब से फिर हमारे सब वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई ये मिसिंग ट्रांसफर करना जरूरी है। साथ ही साथ हकीकत में दिल्ली रहता है नहीं रहता है वो भी डिटेल्स जरूरी है। 2-2.5 महीने से उसका मोबाइल बंद है और यहाँ पे कुछ ना कुछ डाउटफुल लग रहा है कि ये लड़की के बारे में, क्योंकि वो लड़का हर बार स्टेटमेंट चेंज करता है। वो हिसाब से वो सीनियर ऑफिसर वो आके उन्होंने भी उसका कॉग्निटिव और इमीडिएट उनको ये फाइल में उनको लेके उधर जो लोकल पुलिस स्टेशन है, मेहरोला पुलिस स्टेशन, वहाँ उनको भेज दिया।
करीब 3 हफ्ते पहले ही आफताब का परिवार वसई से मीरा रोड के दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया था और उसी शिफ्टिंग के दौरान आफताब अपने घर आया था। पड़ोसियों के मुताबिक इस वक्त आफताब के साथ श्रद्धा दिखाई नहीं दी। उसके लड़के का नंबर तो किसी के पास नहीं है। उनके वाइफ का, अमीन जी का और उनके औरत का इस नंबर पे ट्राई किए थे, लेकिन दोनों नंबर बिल्कुल लगा नहीं। क्या सोसाइटी के किसी को पता है उसका एग्जैक्ट लोकेशन इस वक्त कहाँ पे है और कहाँ चले गए? क्या मीरा रोड जो उन्होंने बताया वो सही है या फेक उन्होंने एड्रेस बताया था? इसमें क्या आइडिया नहीं, क्योंकि प्रॉपर एड्रेस किसी को बताए नहीं थे वो। अक्टूबर को पहली बार वसई पुलिस ने आफताब का बयान लिया था। उस बयान में आफताब ने कहा था कि 22 मई को झगड़े के बाद श्रद्धा अपना फोन लेकर घर छोड़कर चली गई थी। वसई पुलिस की जांच में पाया गया कि श्रद्धा का फोन 22 मई से 26 मई तक ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। श्रद्धा के बैंक अकाउंट से 54,000 रुपए आफताब के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। जिस समय ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ उस समय का लोकेशन दिल्ली का छतरपुर ही था। इसी झूठ से आफताब का चेहरा बेनकाब हुआ। मुंबई पुलिस ने फौरन दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और उसके बाद दिल्ली पुलिस आफताब की जानकारी मिलने के बाद एक्टिव हो गई। आफताब की दिल्ली में खोजबीन शुरू हुई और जब पुलिस ढूंढते हुए आफताब को छतरपुर के उसके घर पर पहुंची तो वहां पर कमरे में लगा हुआ था ताला और उसके बाद 8 नवंबर को आफताब के खिलाफ श्रद्धा के अपहरण का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आफताब को ढूंढना शुरू किया और सर्विलांस की मदद से दिल्ली पुलिस ने आखिरकार आफताब को धर दबोचा। शुरुआत में आफताब पुलिस को ये कहकर गुमराह करता रहा कि श्रद्धा उसे छोड़कर कहीं चली गई है, लेकिन बाद में छानबीन में गिरने के बाद आफताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। श्रद्धा के साथ लिव इन रिलेशनशिप से लेकर उसकी हत्या तक, कमरे के अंदर टुकड़े करने से लेकर इन जंगलों में उन टुकड़ों को फेंकने तक, आफताब ने पुलिस को कई सारी कहानियां सुनाई हैं, लेकिन आफताब पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि अब भी इस कत्ल के कई ऐसे सबूत हैं जो मिलने बाकी हैं। पुलिस को ना अब तक श्रद्धा की हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार मिला है, ना कपड़े मिले हैं और ना ही श्रद्धा का फोन अब तक पुलिस के हाथ लग सका है और साथ ही दिल्ली के छतरपुर के इस जंगल से जो हड्डियां पुलिस को बरामद हुई हैं उसका डीएनए टेस्ट भी नहीं हो सका है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर वो हड्डियां किसकी हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर श्रद्धा का कत्ल आफताब ने क्यों किया। आफताब का मोटिव क्या था? अगर आफताब को श्रद्धा के साथ रहना नहीं था तो ब्रेकअप कर लेता। अगर उसको इस लिव इन रिलेशनशिप से अलग होना था तो वो श्रद्धा से अलग हो सकता था, लेकिन श्रद्धा का कत्ल करके आखिर उसने इस रिश्ते का खून क्यों किया? ऐसा होता है कि अगर आप किसी एक दलदल में घुस जाएं और दलदल से बाहर आना मुश्किल हो जाता है, तो उसी तरीके से कुछ हुआ श्रद्धा के साथ। वो उसको बाहर आना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था, उसका जीवन नर्क सा हो गया था। अब तो ये बात भी सामने आई है कि आफताब ड्रग्स का नशा करता था। छानबीन में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, हर दिन नई कहानी सामने आ रही है। अब तो आफताब का नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा ताकि आफताब का सच सामने आ सके। नार्को टेस्ट क्या है कि उसको सिडेटिव देंगे, अगर वो कोई स्टेटमेंट देता है या अपने अगेंस्ट देता है तो क्वेश्चन अराइजेस कि उसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी। तो उसको जब तक उससे रिलेटेड कोई एविडेंस नहीं मिलता है, वो कोई भी स्टेटमेंट उसमें देता है तो कोरोबोरेटिव एविडेंस होना चाहिए उसके साथ। लेकिन ये सच तो दुनिया के सामने है कि आफताब इंसान की शक्ल में एक हैवान था, एक ऐसा शख्स जिसने मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया, लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर दगाबाजी की और जब रिश्ता निभाने की बात आई तो वो दरिंदा बन गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।